बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। VTV के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम बज़्म इफ्तिखार के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम ख़ास नौइयत का हामिल है इस एतबार से भी कि इसमें हम आपकी आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ खुशबू से है। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। ये तो आज से 1400 बरस पहले भी अगर इसको लगाना सुन्नत करार दिया गया और इसके असरात इंसानी फितरत के ऊपर, इंसानी सेहत के ऊपर, हमारे रवैयों के ऊपर क्या होते हैं, उसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे मेरी बज़्म इफ्तिखार की बाइस इफ्तिखार शख्सियत जो हमारे दरमियान इस बज़्म का हिस्सा हैं। मेरी मुराद उस्मान बेग साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम उस्मान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपके आने से माशाल्लाह हमारा ये आज बज़्म इफ्तिखार का जो बज़्म है वो खुशबुओं से महक रहा है और मेरे सामने जो मेरी टेबल पे हर एक की अगर देखें तो अलहदा खुशबू, जिसको हम इतर या अतर के तौर पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में बोला जाता है, चूँकि देखने वाले लोग मुख्तलिफ ममालिक से जिनका ताल्लुक़ हो सकता है, इसलिए गलती कोताही के लिए पेशगी में माज़रत खा हूँ। अतर या इतर दोनों टर्म्स इसमें इस्तेमाल होंगी। उस्मान साहब, पहले ये बताइए, ये खुशबुओं तक का सफ़र जो है, ये सिलसिला, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे जिन्होंने आपको इस प्रोफेशन की तरफ जो है वो रग़बत दिलवाई? जी, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो चीज़ बचपन में हमने सुनी होती है या बचपन में हमने सीखी होती है, वही हम अपनी आगे वाली लाइफ में भी उसको लाने की कोशिश करते हैं और वो आपके साथ जुड़ जाती है। तो मुझे बेसिकली परफ्यूम्स का, अतर का बचपन से शौक़ था। अतर के बारे में हम उस वक्त जानते नहीं थे, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरे जो दादा थे, चूँकि इंडिया से उनका ताल्लुक़ था और उनके पास बड़ी कीमती खुशबू होती थी। और इस उम्र में, जो इस वक्त मेरी उम्र है, इस उम्र के अंदर इतनी तेज़ या ऑर्गेनिक जो खुशबुएँ जो महंगी तरीन दुनिया की कही जाती हैं, उसकी आदत लोगों को सूंघने की नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे अतर सेल करने वाले भी आप देखेंगे कि वो 10-10 साल हो गए खुशबू को बेच रहे हैं, लेकिन ये जो हम अक्सर सुनते हैं, मुश्क है और खस है और खालिस ऊद है, दहनल ऊद है, ये वो सारी तमाम खुशबुएँ हैं जिसके बारे में ना लोगों को इल्म है और ना ही लोग इसको अप्लाई करने का उनका तरीका है, ना इसको वो समझते हैं। लेकिन चूँकि बचपन में ये मैंने खुशबुएँ सूंघी हुई थी, देखी हुई थी, माहौल था। इस काम में आपका उस्ताद कौन है, यानी वो क्या फैक्टर था जिसने आपको ये बनाना सिखाया? कहीं डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा, कोई मुख्तलिफ प्रोसीजर्स आपको करना पड़ते होंगे तो फिर ये तैयार होती हैं? जी बिल्कुल, असल में इसमें मेरा उस्ताद आप इस एतबार से नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे टीच किया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैंने फ्रेगरेंस के अंदर ख़ुद स्टडी किया, ऑनलाइन इसको स्टडी किया और फिर कुछ क्लासेस भी ली इसके हवाले से, ऑनलाइन क्लासेस ली अदर कंट्री से, जो इसके परफ्यूम के एक्सपर्ट्स हैं, जो केमिकल इंजीनियर्स हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। क्योंकि पाकिस्तान में ना ही तो उस लेवल पे उस्ताद हैं और ना ही तो उस लेवल पे खुशबू को लोग ज़्यादा जो है फोकियत देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन लोगों से सीखा वो उसमें मोस्टली मुस्लिम गोरे थे। जी, तो वहाँ से मैंने ये इसका इल्म लिया। लेकिन ज़्यादातर जो मेरी मैं इसके अंदर जो कामयाबी देखता हूँ वो इस वजह से है कि जिस काम को आप पैशनेट होके करते हैं वो आपको जो है ना वो और उभारता है। बिल्कुल ऐसे ही, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अच्छा उस्मान साहब, ये मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप खुशबू के लिए उसका रॉ मटेरियल जब इकट्ठा करते हैं तो वो आपको पाकिस्तान में बाआसानी दस्तयाब है कि, या कि अमूमन लोग समझते हैं कि ऊद का ताल्लुक़ जो है ना वो अरब से होगा, और जबकि आप इसमें सही वजाहत फरमाएंगे कि कौन सी जो इसका रॉ मटेरियल है, जैसे मेरे सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, इसका रॉ मटेरियल आप पाकिस्तान ही से इकट्ठा करते हैं या कि आपको मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाना पड़ता है, और वो कौन कौन से दीगर ममालिक हैं जिनसे आप ज़बरदस्त खुशबुएँ या अतर का रॉ मटेरियल आपको वहाँ से दस्तयाब बआसानी होता है? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और मैं चाहूँगा कि इसको जितने देखने वाले हैं वो ज़रूर इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बल्कि अक्सर आप लोग ये देखेंगे कि लोग कहते हैं कि सऊदीया के अंदर खुशबू जो है वो तैयार होती है, जब भी कोई जाए तो सऊदीया से लेकर आए। तो मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूँ कि आपके सामने ये एक पूड़ा सा पड़ा हुआ है, इसको बेसिकली जड़ बोलते हैं। ये खस है, एक पौधा होता है जिसकी ये जड़ है। इसके जो माहिरीन हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और जितने इंडिया के जो आसपास के जो आप देखें
जो शहर हैं वहाँ पर इसके पौधे को जो है वो उगाया जाता है और उसकी जड़ से इसको निकाला जाता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी जो हमारी खुशबुएँ हैं, जैसे ऊद है तो उसका जो रॉ मटेरियल है उदय हिंदी का, वो इंडिया के कुछ ऐसे इलाकों से पाया जाता है और फिर इसको जो है वो ऑयल फॉर्म में किसी और ममालिक के अंदर तैयार किया जाता है। यानी रॉ फॉर्म जो है वो भी किसी और ममालिक से आपको मिलेगा और फिर जो इसका ऑयल जो एक्सट्रैक्ट है वो जो तैयार हो रहा है वो भी आपको कोई और कंपनी जो है वो किसी और पैटर्न पे तैयार करके देगी। इसी तरह जो ऊद है दहनल ऊद उदय हिंदी वो इंडिया के कुछ शहरों से इंपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद एक मशहूर अतर है कंबोडियन ऊद, जो कि बहुत महंगा ऊद होता है, कीमत के एतबार से लाखों में उसकी कीमत जाती है। वो वाला कंबोडिया जो शहर है मुल्क है वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। इसी तरह गुलाब जो है, गुलाब ज़्यादातर तुर्की का बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद वर्द ताइफी के नाम से मशहूर है, ये ताइफ के मकाम से इंपोर्ट किया जाता है, यानी सऊदीया से। पाकिस्तान में अगर आपको मटेरियल मिल भी जाए तो आप उसको तैयार उस लेवल पे नहीं कर सकते। अच्छा, कौन सी ऐसी फ्रेगरेंस है, क्योंकि आप CEO हैं उस्मान बेग फ्रेगरेंस के, यानी जो पाकिस्तान में ना सिर्फ ऑनलाइन हो या आपकी आउटलेट्स हों, बड़ा मशहूर इतर के हवाले से आपका ब्रांड जो है वो जाना और पहचाना जाता है। तो उसमें उस्मान साहब पाकिस्तान से कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो बाआसानी हमारे शुमाली इलाका जात या किन शहरों में मिल सकता है जो आपको पाकिस्तान से हासिल आप करते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर जैसे ही आप खस का एक पौधा है तो ये खस पाकिस्तान के अंदर अब पिछले तकरीबन कोई 10 साल पहले से इसको बनाया जा रहा है। इसका पौधा जो है वो चूँकि प्लांट जो है वो हर जगह पर आसानी के साथ लग जाता है, इसकी निस्बत ऊद जो है वो अगर हमें मिल जाए तो हम वो लगा नहीं सकते, क्योंकि उसका जो दरख्त है वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है, उसको 17 से 18 घंटे पानी मुस्तकिल चाहिए, फिर उसको वो इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन जो खस है ये हम पाकिस्तान के अंदर उगा सकते हैं, इसका पौधा उगा सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इस वक्त ये बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट हो भी रहा है। साथ ही साथ ये पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल, यानी इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जी। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि उस्मान बेग फ्रेगरेंस जो इस वक्त माशाल्लाह नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, कितनी अब तक खुशबू की इकसाम है कि जो आप अब तक बना चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे अपने जो ब्रांड के अंदर शामिल हैं वो मैक्सिमम भी 50 हैं। और जो अच्छा केमिकल इंजीनियर होता है जब वो एक खुशबू को बनाता है, क्रिएट करता है, या उसको हम नोट कहते हैं केमिकल इंजीनियर की लैंग्वेज में, वो जो नोट तैयार करता है उसको बनाने के अंदर 6 महीने लगते हैं। 6 महीने से मुराद ये है कि उसने उसकी गर्मी, सर्दी, बहार, हर किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल करके देखना है। यानी यहाँ पर खुशबू को ज़्यादा टेस्ट के ज़रिए नहीं बल्कि इसको मौसम के बदलने की वजह से जो है ना वो ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। यानी इसमें ये कहना ये चाह रहे हैं आप कि इसमें यानी कोई भी अगर फ्रेगरेंस आप तैयार करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस इसलिए भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो लोग अतर या इतर का इस्तेमाल करते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, ये खासी एक्सपेंसिव इसलिए भी हैं क्योंकि इसको ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस होने के लिए टाइम और इनको वेदर के और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली जो है वो खासा वक्त देना पड़ता है और आप उसको टेस्ट करते हैं। अच्छा उस्मान साहब, साथ ये भी बताइएगा कि हजर अस्वद कोई ख़ास एरोमा खुशबू है जो लोग जो है सफ़र हिजाज से आते हैं तो वो इसका जिक्र करते हैं कि कौन सी वो खुशबू है कि जो हजर अस्वद को लगाई जाती है और वो आपके पास भी मौजूद है? इस हवाले से इसका भी ज़रा तारुफ करवाइए हमारे व्यूवर्स को। जी जैसे आप ये मेरे हाथ में देख सकते हैं कि एक बड़ी नायाब सी ये खुशबू है। बॉटल की भी जो खूबसूरती है ना वो भी किसी से कम नहीं। अगर खुशबू का नाम अगर उस्मान साहब बताने लगे हैं तो इस वक्त बॉटल भी उसकी उतनी ही जो है वो अगर देखें एलिगेंट है। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक आपको इम्पोर्टेड जो आपकी जो बॉटल्स होती हैं, इम्पोर्टेड बॉटल्स हैं, उसके अंदर इसको रखा जाता है। जो खालिस अतर हैं और जो ऊद है, जो खालिस दहनल ऊद है, एक होता है आम ऊद और एक होता है दहन ऊद। दहन ऊद जहाँ पर नाम आ जाए इसका मतलब ये है कि ये वो ऊद है जो अरक लकड़ियों का निचोड़ कर निकाला गया है। और इसकी कीमत मैं आपको बता दूं कि मिनिमम अगर ये खालिस हो तो सबसे छोटी बोतल इसकी अगर देखें तो ये स्टार्ट होती है 30,000 तक स्टार्ट होती है और ये जाते जाते तकरीबन 12 से 13 लाख तक भी जाती है। सही। अब आपका जो सवाल था कि हजर अस्वद को कौन सी खुशबू लगाई जाती है, तो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये वाज़ह करता चलूँ कि अक्सर लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि हजर अस्वद को हजर अस्वद ही लगता है। ऐसा नहीं है, बल्कि
हजर अस्वद को कंपोडिया मुल्क का कंपोडियन ऊद लगता है, जो कि एक्सट्रैक्ट करके, लकड़ियों से एक्सट्रैक्ट करके लगाया जाता है। और ये इतना खालिश होता है जी कि इसको आप मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसको ख़ास करके अगर आप स्पिरिचुअली देखें तो बनी इसराइल के जो लोग थे वो अपनी आग को बरकरार रखने के लिए, वो आग जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले, पैदा होने से पहले 100 साल तक जलती रही, उस आग को बरकरार रखने से के लिए इस ऊद की लकड़ी को उसमें डाला जाता था ताकि आग ना बुझे। और उसके बाद जो उसके ऊपर लगाया जाता है हजर अस्वद में, वो कंपोडियन ऊद लगाया जाता है। लगाया सोर्स कहाँ है, सोर्स क्या है इसका? जी ये कंबोडिया जो मुल्क है ये बेसिकली कंबोडियन और हिंदी ऊद, ये दोनों जो दहन है इसके, ये इसके अपने ममालिक के नाम पे हैं। फिर इसके साथ साथ 70 से 80 शहर लगते हैं, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और बहुत सारे के नाम, ये सारे वो जगह हैं जहाँ पर से ऊद निकाला जाता है। तो ये अपने मुल्क के नाम से ही ऊद पहचाना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये तो एक आगे आपने जहाँ ऊद का जिक्र किया, इस हवाले से कौन सी ऐसी आपकी फ्रेगरेंस है कि जिसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है? यानी अमूमन ये होता है ना, आपने फ्रेगरेंस यूज़ की और कुछ ही देर के बाद उसकी जो है ना खुशबू आना जो है वो बंद हो जाती है या ज़्यादा देर नहीं चलती। हर कस्टमर आपसे यकीनन ये चाहता होगा कि मुझे वो फ्रेगरेंस दें जिसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, ये चीज़ हमारे माशरे में जी बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है। इसमें मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि जितने खालिस अतर होते हैं, यानी जो दहनल ऊद या दहन वाले अतर होते हैं, जिसको हमने पहले के अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, जैसे खस है, उद हिंदी है, इन फ्रेगरेंसेस की लास्टिंग कम होती है। लोग इसको इस्तेमाल अपनी एडिक्शन के लिए करते हैं, यानी अपनी जहनी जो तस्कीन है उसको हासिल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेस हैं जो हम फैमिली में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज यूनिवर्सिटी या अपने किसी फैमिली इवेंट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी लास्टिंग हम ज़्यादा देर इंजॉय करना चाहते हैं। उसके अंदर मुखल्लत फ्रेगरेंसेस, जो कि जिनको हम मुखल्लत इसलिए बोलते हैं कि मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट से मिलकर जो बनाई जाती है, उसको हम मुखल्लत बोलते हैं। तो ये जो मुखल्लत फ्रेगरेंसेस होती हैं ये आपके आम मुआशरे में इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे ब्रांड में मोस्टली ये, जैसे इसका नाम प्रीमियम ऊद है, तो ये आपको तकरीबन मैक्सिमम गर्मियों के अंदर जो है वो 8 से 9 घंटे और सर्दियों के अंदर जो 11 से 12 घंटे, इससे ज़्यादा खुशबू की टाइमिंग मैं ये समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा उस्मान साहब, एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं अपने व्यूवर्स के लिए के हवाले से उनके बिहाफ पे पूछना चाहूँगा कि अमूमन ये होता है लोगों का शिकवा ये होता है कि हमने खुशबू लगाई है लेकिन अब खुशबू आना हमें तो बंद हो गई, लेकिन दूसरे शख्सियात जो हैं वो तो दूसरे लोग आपके अहबाब वो महसूस करते हैं कि आपसे फ्रेगरेंस आ रही है। तो वो क्या ऐसा जादू ये असर है कि वो ख़ुद भी खुशबू आपको बरकरार रहे और आती रहे, ख़ुद से भी खुशगवार खुशबू का एहसास बाकी रहे? अच्छा, ये जो सवाल है ना जी, ये हमारे सामने बहुत दफ़ा आता है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकली बताऊं तो जो बादशाह होते थे वो खुशबू को ख़ुद ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। वो जो अपने आसपास खड़े होने वाले लोग हैं या जो उनकी मस्तूरात हैं या जो उनके पास रहने वाले जो लोग हैं, जो उनके काम करने वाले, उनको वो बहुत ज़्यादा लगाते थे। और जो बादशाह थे वो अपनी बीवियों को खुशबू ज़्यादा लगाते थे। क्यों? क्योंकि जब खुशबू किसी और ने लगाई होती है तो वो आपको ज़्यादा आती है, अपील भी ज़्यादा करती है। जब आप खुद खुशबू को लगाते हैं तो जो खुशबू आपने लगाई है वो खुशबू आपको 15 मिनट या आधा घंटा आएगी, जो ऑर्गेनिक यानी जेन्युइन खुशबू है। केमिकल बेस्ड खुशबू आपको मुस्तकिल आती रहती है। लेकिन साथ साथ मैं उस्मान साहब की बात काटते हुए मैं इस बात को बता दूं कि उस्मान साहब का हरगिज़ ये कहने का मतलब नहीं है कि ये खुशबुएँ तेज़ हैं और औरतें भी लगाएं। उनका मकसद है कि बादशाह जो थे वो लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया करते थे अपनी ख़वातीन को, अपनी राया को लगाने के लिए। उसमें यहाँ से मुराद जो है वो मौजूदा ख़वातीन को लगाने के लिए इतने तेज़ अतर की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, ये उस वक़्त के लोगों का एक वो था। तो बताने का मकसद ये है कि जब आपको ये लगे कि यार मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा चाहिए और मुझे भी आनी चाहिए, तो मैं उसके आपको 2-3 पैटर्न ये बता देता हूँ कि बिलफर्ज अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आप अपने ऑफिस की जो आपकी सीट है या जो भी कपड़े से रिलेटेड आपके आसपास जो चीज़ है आप उसके ऊपर खुशबू लगा दें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे नमाज के अंदर तस्कीन मिले, खुशबू आती रहे, नमाज मेरी और खुशबू से जानदार हो जाए, तो उसके लिए अपने साथ अपना मुसल्ला रखें, जो कि मैंने भी आप में नफासत देखी। उस मुसल्ले के ऊपर आप अपनी खुशबू लगा दें, बहुत अच्छा एहसास पैदा। जब वो खुशबू आप लगाएंगे तो, और
अक्सर हमारे घरों में कूलर होता है पानी का, उस पानी के कूलर में 1-2 ड्रॉप डाल दें तो वो आपके पूरे घर के अंदर फैल जाएगी। जैसे रात की रानी अगर लगी हो तो लॉन में कूलर अगर आपके एक्सटीरियर साइड पे लगा है और उसमें आपका ड्राइंग रूम हो या आपका टीवी लाउंज हो तो वो पूरा महक रहा होता है रात की रानी की खुशबू से। तो इस तरह से जो है वो आपका इन्वायरमेंट जो है खुशबूदार रहेगा। अच्छा उस्मान साहब, साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपने कोई ऐसी भी फ्रेगरेंस है जो ख़वातीन के लिए हैं जो बड़ी लाइट हों, और क्या वो भी उस्मान बेग फ्रेगरेंस ने मुतारिफ़ करवाई हैं? जी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट पे ये कुछ फ्रेगरेंसेस पड़ी हुई हैं जिसको हमने बड़ी नफीस बोटल्स के अंदर जो है वो कैरी किया हुआ है। और लड़कियों के लिए जो हमने फ्रेगरेंसेस क्रिएट की हैं उसमें हमने ये भी देखा कि शरी हदूद को भी जो है ना वो सामने रखा जाए। बहुत खूब। तो शरीयत के एतबार से ये है कि खुशबू ज़्यादा फैलाव वाली ना हो, उसकी जो प्रोजेक्शन है वो इतनी ना हो। तो उसके लिए ये है कि हमारी जो टॉप सेलिंग फ्रेगरेंसेस हैं वो हैं कि जो जिसके अंदर फ्लोरल टच हो। मोस्टली हमारे पास जो फ्रेगरेंसेस चलती हैं वो वेडिंग है और गुची फ्लोरा है और फिर गुची रश है। ये वो फ्रेगरेंसेस हैं जो लेडीज़ लगा सकती हैं अपने घर में, अपने मर्दों के लिए, अपने लिए जो है वो अपनी ज़ात के लिए वो लगा सकती हैं। और कसरत से लेडीज़ इसको इस्तेमाल करती हैं इसलिए कि वो औरतें जो पर्दा भी करती हैं और ऐसी फ्रेगरेंस इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उसमें मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि किसी भी ब्रांड से लें लेकिन लाइट फ्रेगरेंस लें, तेज़ ना लें। तेज़ ना लें, बिल्कुल। अच्छा, उस्मान बेग फ्रेगरेंस की सबसे महंगी तरीन खुशबू वो कौन सी है? क्योंकि अमूमन लोग शिकवा करते हैं कि जी अतर या इतर बहुत महंगे हैं और परचेज़ करना मुश्किल भी है, लेकिन कुछ लोग बहुत कॉन्शियस हैं, चाहे वो लाखों में कीमत ही क्यों ना हो, लोग लेने को तरजीह देते हैं। खुशबुओं का हर शख्स दिलदादा भी है, तो इसमें उस्मान बेग फ्रेगरेंस की वो कौन सी खुशबू है जो बहुत महंगी है और उसका नाम और कीमत क्या है? देखिए, इसके अंदर हर अतर की अपनी एक जगह है। अगर ऊद में देखें तो ऊद हिंदी बहुत महंगा है, सही। ये आपके यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि जो ऊद हिंदी है इस वक्त ऊद के अंदर ये सबसे महंगा है। सही। इसकी जो कीमत है, छोटी जो बोतल होती है, अराउंड जो वाइल्ड ऊद है जिसको हम 25 साल पुराना वाइल्ड जंगली ऊद कहते हैं, क्योंकि इसका जो दरख्त है वो कम से कम या तो 10 साल के अंदर मैच्योर होता है या फिर जो एक कुदरती तौर पे एक फंगस लगती है और वो जिस दरख्त के अंदर वो कीड़ा चल जाता है कुदरती तौर पर, और वो 25 से 30 साल के बाद उस ऊद की लकड़ी में जहाँ से वो कीड़ा गुजरा होता है, जहाँ वो फंगस लगी है, उस दरख्त की लकड़ी से जो ऊद निकला जाता है उसको हम वाइल्ड ऊद भी कहते हैं। और उसको बेसिकली हमारे मतलब ब्रांड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है, तो ये वो है। और ये इसको हम ऊद हिंदी कदीम भी कहते हैं और 25 to 30 ईयर्स, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट फिगर बताएंगे ईयर का तो हो सकता है वो झूठ भी आ जाए या हमें ना इल्म हो। तो 25 से 30 साल पुराना जो ऊद है उसको वो हमारे ब्रांड में ऑर्गेनिक में सबसे महंगा है। उसके अलावा उसकी कीमत क्या है उस्मान साहब? मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें कीमत उसकी ज़रा बताते जाइए हमारे व्यूवर्स के लिए। तकरीबन इसके अंदर 3 साइज़ होते हैं, 12 ml, 6 ml और 3 ml। अगर सबसे छोटे साइज़ का भी ऊद अगर हम देखें तो उसकी मिनिमम जो प्राइस है वो 50,000 है। और ये 50,000 भी इसको डिल्यूट करते 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 कि आपके सूंघने के काबिल हो जाए, तब जाके इसकी कीमत जो है 50,000 में है। और यही चीज़ अगर आप मोस्टली अरब कंट्रीज से लें या इंडिया से लें तो वहाँ पर आपको ये पाकिस्तान से भी डबल कीमत में मिलेगी। सही। उसकी वजह ये है कि जो जहाँ पर ये तैयार होती है वहाँ के लोग जो है वो अपनी इस प्रोडक्ट का फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक स्टैंडर्ड प्राइस पे, एक नॉमिनल प्राइस पे इसको बेचा जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। और उसके अलावा जो है अगर आप ये देखेंगे जब इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस वक्त इसकी जो कीमत है वो तकरीबन पूरे एक दरख्त से, यानी 20 मरला जो बिल्डिंग है इतना इसका दरख्त होता है जो सही मैच्योर दरख्त है। तो उस बिल्डिंग से अगर ऊद निकल के आता है तो ये तकरीबन इसकी उस वक्त कीमत, अगर ये 20 से 24 ग्राम ऊद की जो कीमत है वो 33 से 34 लाख से ऊपर चली गई है। यानी देखिए कि 33 से 34 लाख खुशबुएं जो है वो खासी महंगी हैं। अगर उनके असरात अच्छे हैं ना तो उनकी कीमतें भी इस लिहाज से देखिए, ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस जो है वो बहुत महंगी भी है। अच्छा, वैसे उस्मान साहब आप कौन सी ऐसी खुशबू है कि वैसे तो अगर आप देखें तो शख्सियात के ऊपर इसका असर बहुत होता है, आपके मूड्स के ऊपर, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सी ऐसी शख्सियत है, अगर फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी बंदा गुसीली आदत है, उसका गुसीलापन है, उसमें ज़्यादा जज्बातियत है
और एग्रेसिव नेचर है, तो ऐसे लोगों को आप अपनी कौन सी फ्रेगरेंस जो है वो रिकमेंड करते हैं और वो क्यों? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस इसी की बेस के ऊपर बहुत सारे जो इलाज करने वाले हैं, जो तिब्बी इलाज करने वाले हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसी मूड के अतबार से कि बहुत सारे लोग जो एंजाइटी के अंदर भी रहते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो सिट्रसी फ्रेगरेंसेस को ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसके अंदर लेमनिश टच होता है, जिसके अंदर एक्वेटिक टच होता है, जिसको हम फ्रेंच फ्रेगरेंसेस बोलते हैं। और ख़ास करके जो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग, ऑफिस गोइंग पर्सन है, वो भी फ्रेंच फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करें, जिनको हम परफ्यूम बेस्ड फ्रेगरेंसेस बोलते हैं, जो मोस्टली तुर्की से, स्विट्ज़रलैंड से और फ्रांस से भी इंपोर्ट की जाती है। और उसके अलावा अगर किसी की एज जो है वो 30 to 60 है, यानी 60 प्लस है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए अगर उनकी जेब इजाज़त दे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये खालिस गुलाब पड़ा हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ऊद की तरह एक्सपेंसिव नहीं है। सही। इसके अंदर जितना भी गुलाब का अरक है, यानी गुलाब का जो अतर है, इस सारे का आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 2 से 2.5 बाग जो होते हैं गुलाब के, उसके पत्तों, उसके जो फूल हैं, उसके फूल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका ये सारा इतना लिक्विड इसका निकल कर आता है। और ये ऐसी गुलाब एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर जिसको वोमिटिंग का बहुत ज़्यादा मसला हो, वोमिटिंग आती हो, सफ़र के अंदर वो मोशन सिकनेस हो, सफ़र में जिन लोगों को वॉमिटिंग या नोजिया इंड्यूस होता हो, उनके लिए ख़ास तौर पर उनके लिए कि वो गुलाब का इस्तेमाल ज़्यादा कसरत से करें और उसको वो जिल्द पे भी लगा सकते हैं। खालिस जो गुलाब है जिल्द पे भी लगाया जा सकता है। और 30 to 50 या 60 प्लस के जो लोग हैं वो खालिस गुलाब को बहुत पसंद करते हैं, उनको वो लगाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेगरेंस इस वक्त उस्मान साहब बताने जा रहे हैं। बहुत अहम जो है वो इस वक्त सवाल मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के हवाले से। जी, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है और जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है, दोनों सूरतों में जी, जो मतलब ब्लड प्रेशर का तो इशू, हाइपरटेंशन का मसला है या हाइपोटेंशन है, दोनों सूरतों में उसके अंदर जो ऊद है, खालिस ऊद है, उसको सिर्फ एक दफ़ा वो हल्का सा लगा के उसको ब्लेंड करके गुलाब के साथ मिक्स करके, जो गुलाब का अतर है उसके साथ मिक्स करके सिर्फ उसको एक दफ़ा सूंघ लें। अक्सर लोगों को ये होता है कि ब्लड प्रेशर के जब लो हो जाते हैं तो उनको कुछ खाना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसी खुशबू उनके पास मौजूद है तो वो फ़ौरन लगा, अगर वो नहीं भी लगा सकते तो एक दफ़ा सूंघ लें। सूंघने में तेज़ होगी लेकिन जो ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है वो एकदम उनका एक लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि ये फ़ौरन जहन को क्लिक करता है और जहन से जो है ये खून के साथ इसकी गर्दिश होती है। और उसके अलावा जैसे आपने मूड के अतबार से पूछा, तो वो लोग जो अरब कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें को खुशबू उन्होंने इस्तेमाल की है, तो मैं अपने ब्रांड का भी और या किसी और ब्रांड से भी अगर वो लेते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो लाइट मुखल्लत ऊद जब भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो मुखल्लत ऊद जो है वो परचेज़ करें, क्योंकि मुखल्लत के अंदर वो नोट्स होते हैं जो ना ही तो आपके फैमिली के अंदर रहने वालों को तंग कर सकते हैं और ना ही वो आपके जहन को जो है ना वो चिड़चिड़ापन करेंगे, बल्कि आपको वो आपकी पुरानी जो मेमोरीज़ हैं उनको एक्टिव कर देंगे। यानी खुशबू जो है वो आपका जो इलाज जहनी तौर पे करती है वो आपकी मेमोरीज़ के साथ करती है। अगर कोई ऐसी खुशबू वो आपने सूंघी और उसका ताल्लुक आपकी अच्छी मेमोरीज़ के साथ है तो फ़ौरन आपका जहन अच्छा उस तरफ चला जाता है। अच्छा, अमूमन हम जब जाते हैं फ्रेगरेंस की शॉप पर या आउटलेट पर तो वहाँ हमें किसी भी पॉट के अंदर ना कॉफ़ी बीन्स नज़र आते हैं, तो अमूमन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उसका मकसद क्या है। तो उस्मान साहब से आज जानेंगे कि जो कॉफ़ी बीन्स पड़े हुए हैं वो खाने के लिए या कॉफ़ी बनाने के लिए नहीं, ना ही खुशबू के लिए, बल्कि उसका एक और ख़ास मकसद है, उसके बारे में उस्मान साहब रहनुमाई कीजिए। जी माशाल्लाह, ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मोस्टली जो खुशबू के अंदर मतलब अक्सर आप देखें कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं वो आपके जहन पे जो खुशबू एक तारी हो जाती है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उसने कहा कि मैंने सऊदीया में या फ़लाँ अतर की दुकान से खुशबू सूंघी थी और वो महीना जो है वो मेरे यहाँ से जा ही नहीं रही। हालांकि अकल ये कहती है कि आपने साबुन से मुंह धो लिया है, आपने अपने हाथों को धो लिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि खुशबू जो है वो बस आपके आसाब पर सवार हो गई, वो आपके आसाब पे सवार हो जाती है। तो जब हम कोई हमारे पास कस्टमर्स आते हैं तो हम उनको सारी फ्रेगरेंसेस चेक कराने के लिए
कॉफ़ी बीन्स देते हैं ताकि उनके जो उन्होंने इनहेल किया खुशबू वो लेवल पे आ जाए और वो नई खुशबू को जो है वो यकीनन कॉफ़ी बीन्स का जो एक इफ़ेक्ट है जो उस्मान साहब ने बताया, क्योंकि एक स्टिमुलेंट है और ये जो असाब शिकन जो अब आप 2-3 डिफरेंट टाइप्स की फ्रेगरेंस अब स्मेल करते हैं उससे आपके असाब शिकन मामला होता है, असाब थक जाते हैं, तो कॉफ़ी बीन से आपको एक रिफ़्रेशिंग मोड आता है और आप दोबारा से इस काबिल होते हैं कि आप अगली फ्रेगरेंस समझ सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, मेरे सामने ये एक लकड़ी मौजूद है, ख़ास तौर पर देखने वाले ये परेशान होंगे कि इस लकड़ी का इसमें क्या काम है। इस हवाले से ज़रा रहनुमाई कीजिए व्यूवर्स के लिए कि ये लकड़ी बज़ाहिर देखने में तो ऐसे होगा कि किसी दरख्त की लकड़ी है और इसकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन इसकी असल जो इम्पॉर्टेंस है वो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने पहले कहा कि जोहरी बता सकता है कि उस जो हीरे की क्या कीमत है और क्या उसकी कदर व मंजिलत है। उस्मान साहब इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। देखें जी, ये बेसिकली जो लकड़ी है ये कंबोडियन ऊद जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, ये उसका रॉ मटेरियल है। ये जो लकड़ी है ये जहाँ जहाँ पर आप डार्क सर्कल देख रहे हैं, डार्क जो निशान है, ये अगर कैमरा दिखा सके तो ये इसके अंदर बेसिकली ऊद होता है। इसके अंदर ऊद जमा होता रहता है। उसके बाद इसको जलाकर, इसको हीट देकर इसको डिस्टिल किया जाता है और फिर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो उसको सेव किया जाता है। ये बेसिकली कंबोडियन ऊद की लकड़ी है। इस लकड़ी से जो है वो इस लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सही। और ये लकड़ी जो है ख़ास करके मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन कर दूँ कि एक ये लकड़ी है और एक ये आप देख सकते हैं, ये जो दो चीज़ें हैं ये एक फ़र्क बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है कि लोग ये समझते हैं कि जो बखूर होता है जिसकी धुनी हम अपने ऑफिस में घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसका एक धुआं, एक स्मोक होता है। बखूर वुड अलग चीज़ है और ये ऊद वुड अलग चीज़ है। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये बेसिकली हमारे पुराने दौर में अगरबत्ती के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा। जिसकी फॉर्म को सिर्फ चेंज करके इसको गोल फॉर्म में जो है वो ले आए हैं। और ये अगर थोड़ा सा स्निफ करें तो आपको वो अगरबत्ती बहुत प्यारी खुशबू, कैमरा तो नहीं खुशबू आपको सुंघा सकता, लेकिन यहाँ पर जो लोग मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है, यकीनन इस वक्त हमारा स्टूडियो जो है बज़्म इफ्तिखार का जो बज़्म है वो खुशबुओं से महक रहा है। और ये जो खुशबू इस वक्त हमें देखने में जो नेचुरल ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस है, यकीन जाने इसका एरोमा, उसकी फ्रेगरेंस, उसका कोई नेमुल बदल जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा उस्मान साहब, ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक फ्रेगरेंस की बात आए तो हम हिरन से निकलने वाली जो मुश्क नाफा जिसे बोलते हैं, वाइट मस्क, और उसके हवाले से आप बताएं कि आपके पास उसकी भी कोई कैटेगरी मौजूद है और क्या उसके भी एक्सट्रैक्शन का तरीक़ेकार क्या है कि कैसे हासिल की जाती है? देखें, ये असल चीज़ जो खुशबू को पहचाना जाता है वो दो चीज़ों से पहचाना जाता है। एक ऊद के वजह से पहचाना जाता है, दूसरा हिरन के मुश्क, जो हिरन का जो नाफा है उसमें जो मुश्क होता है उससे खुशबू को बहुत पहचाना जाता है। और जितनी भी आपकी खुशबुएँ हैं महंगी तरीन, और इवन के जो महंगी तरीन परफ्यूम्स हैं उसको भी जो है वो उसके अंदर मुश्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। ख़ास करके वो परफ्यूम्स और वो वाली अतर, क्योंकि जो मुश्क है वो बजाते खुद एक अपना एक इंग्रेडिएंट है। जैसा कि ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये एक नाफे की फॉर्म पे सबसे पहले होता है। कैमरा अगर इसको ज़रा क्लोज करके दिखा सके तो ये हिरन का असल वो जो नाफा है जो दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर ये मौजूद है, जिसको हम मस्क डियर बोला जाता है, जिसको आम तौर पे जाना जाता है। अच्छा, इसको जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर या जो हमारा पंजाब का जो एरिया है उसके अंदर कस्तूरी बोला जाता है। सही, कस्तूरी के नाम से मशहूर है। हमारे पुराने बड़े लोग जो थे वो कस्तूरी के नाम से ही अतर को जानते थे। और इसके अंदर आप ये देखेंगे ये जो नाफा है ये हिरन के एक ख़ास जगह पे ये उसकी जिस्म का हिस्सा होता है, और वहाँ से जब ये हिरन एक मैच्योर हो जाता है तो इसको काट लिया जाता है। और इवन के इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मशहूर है, जो नाफा मशहूर है, वो इंडिया, ईरान और साइबेरिया और नेपाल, यहाँ के जो हिरन के जो नाफे को सबसे ज़्यादा माना जाता है वो इन इलाकों को माना जाता है। फिर इसके अंदर एक कस्तूरी होती है, यानी एक पाउडर फॉर्म, एक लोथड़ा होता है जो खुश्क होने के बाद एक लिक्विड सा बन जाता है। उसके बाद वो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो खुशबुएँ हैं और जो मेडिसिन है उसमें हिरन का जो नाफा है, जो कस्तूरी है, वो इस्तेमाल होता है। और खुशबू के अंदर इसकी थोड़ी सी मिकदार भी बहुत ज़्यादा वो है। और अभी जो इसकी कीमत है, अगर कीमत के एतबार से देखा जाए
तो ये तकरीबन इस वक्त जो इसकी जो एक्चुअल प्राइस चल रही है वो 3 लाख या 3.5 लाख रुपए मिनिमम है ओरिजिनल की। उसके बाद फिर इसमें से नफ़ा निकाल कर मुख्तलिफ फ्रेगरेंसेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और मेडिसिन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसी तरह उस्मान साहब ये भी बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी फ्रेगरेंस है कि जिसकी लास्टिंग के हवाले से अगर आप ये देखें तो उस्मान का जो वो एक होता है ना कि जिस तरह कि ये हमारा एक ब्रांड आइकॉन है या एक ऐसी खुशबू है जो हमारा ब्रांड की सबसे बड़ा अछूता, जिसे शाहकार जिसे कह सकते हैं आप, वो क्या है? जी ये देखें, ये सबसे पहले तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट भी है। थैंक यू सो मच। और हमारे ये ब्रांड का जो है टॉप सेलिंग फ्रेगरेंसेस में से एक ये है और एक प्रीमियम ऊद के नाम से है और ये है मुगल। ये 2 फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जो हर पर्सनैलिटी का बंदा इसको बआसानी लगा सकता है। यानी मुगल जो है इसमें, यानी जो फ्रेगरेंस है, ये देखें इसकी बॉटल भी उतनी ही खूबसूरत है। वैसे तो तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन असल चीज़ ये देखिए कि खुशबू का एक तो तोहफा और दूसरा उसकी बॉटल। उस्मान साहब, आपने ये बॉटल क्या आप ख़ास डिज़ाइन करते हैं या किसको मंगवाते हैं? जी ये बेसिकली इंपोर्ट की जाती है। जिस तरह की फ्रेगरेंस होती है उसी तरह की जो है वो उसी ग्रेड पर इसकी जो बॉटल है वो इंपोर्ट भी की जाती है। सही। अच्छा उस्मान साहब, जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम ऐसा बिज़नेस करें जो खुशबू की दुकान हो, इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं कि जहाँ से जब जाएं तो और उस बस्ती में कुछ फूल मेरे हमसाए थे, वो वाला मामला हो कि आपसे अच्छी खुशबू आए, तो वो लोगों के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और जो बिगिनर्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए? देखें, जो मैं ये लाजमी अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस करने को नहीं मिल रहा तो आप खुशबू का करें, और खुशबू के अंदर भी अच्छी क्वालिटी की जो खुशबुएँ होती हैं वो बेशक आप कम प्रॉफिट रख लें, लेकिन आपके पास अच्छी ओरिजिनल फ्रेगरेंसेस होनी चाहिए। और अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं भी हैं तो आप अपनी खुशबू को वैसे ही बताएं जैसी उसकी नौयत है। अक्सर लोग 200 रुपये वाली खुशबू हो लेकिन उसको इतना बताते हैं कि जैसे वो लाखों रुपए की हो, लास्टिंग के हवाले से और उसको लगाने के ऐसा हवाले से। फिर उसके अलावा खुशबू के अंदर आपने जितना भी आपको इल्म सिखाता है वो कस्टमर ही आपको सिखाता है। और उसके अलावा ये है कि खुशबू के बारे में आप मोस्टली ज़्यादातर आप जो ऑनलाइन वीडियोस आप बहुत सारी देख सकते हैं, जैसे कि ये वीडियो है, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसको आप रोज़ाना के अतबार से आप इसको सुने और इसको फिर प्रैक्टिकली तौर पे आगे लोगों को बताएं भी। उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको इल्म होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट बात की बात, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ के, इसको अगर आपके अंदर इतनी इस्तेदाद है तो आप इसको बाहर के मुल्क जाएं, स्विट्ज़रलैंड जाएं, मलेशिया जाएं, इंडोनेशिया जाएं, वहाँ पढ़ें, या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप ऑनलाइन इसकी क्लासेस भी ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ें और फिर वो फ्रेगरेंसेस लेकर आएँ जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़ुद भी पसंद हो और वही लोगों के अंदर भी फिर मकबूल रहेगी। उस्मान बेग फ्रेगरेंस का बेंचमार्क कौन सी फ्रेगरेंस है? ज़्यादातर ये मुगल जो आपको बताई, और ये एक अतर है प्रीमियम ऊद। सही से प्रीमियम ऊद। ये तकरीबन हमारे 20,000 कस्टमर्स जो है वो ले चुके हैं इस वक्त। सही। और ये जो फ्रेगरेंस है ये 10,000 कस्टमर्स जो है वो जो ये मुगल फ्रेगरेंसेज हैं यानी कि ये पसंद कर चुके हैं। उसके अलावा अगर ऑर्गेनिक में चले जाएँ तो ये एक खस, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, ये खस एक अतर है। ये लेदर की एक कुपी बनी हुई है। ये बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि जब खस हो गया, ऊद हो गया, मुश्क हो गया, ये पानी के प्रोसेस से भी गुजर के जाते हैं, तो इसके अंदर कुछ % पानी भी होता है जो नेचुरली होता है। तो जितना वो एवेपोरेट हो जाता है उसके बाद इससे एक बहुत बड़ी इसकी कुपी होती है, इसको लेदर कुपी कहते हैं। तो उसमें इसको सेव किया जाता है, जो पानी ये इसको सारे को चूस लेती है और हवा में एवेपोरेट कर देती है, और जो इसका अतर है उसको जो है वो इसमें बाकी रहने देती है। सही। यानी अगर इतना डाला है तो इतना अतर रह जाएगा, बाकी उड़ जाएगा। इसके अंदर हम सेव करते हैं। गर्मियों के लिए ऑर्गेनिक में बेस्ट अतर ये खस है। खस का जो कूलरों में भी, जो अगर देखें जिसे लाहौरी कूलर कहा जाता है, उसमें भी लगी होती है खस। इस हवाले से बता तो दिया कि आपकी डिफरेंट फ्रेगरेंस हैं, ये ऑर्गेनिक हैं, इसका नेचुरल इसका सोर्स है, और इसकी क्या क्या मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, सब कुछ डिस्कस हुआ। अतर को या इतर को लगाने का असल तरीक़ेकार क्या है कि जिससे आपके कपड़ों पे भी निशान ना आए, और दूसरा उसकी लास्टिंग भी बेहतर हो और आपको भी खुशगवार एहसास देर पा रहे?
जी बिल्कुल, असल चीज़ जो है वो अतर को लगाने का तरीका ही है। हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक गलती तो हम ये करते हैं कि पसीने वाली जगह पर जब आपको पसीना आ जाए और आप पूरी बोतल भी उल्टा दें तो वो आपको लास्टिंग नहीं देगी, वो ज़ाया हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। मोस्टली कि इसको नहाने के बाद इस्तेमाल किया जाए। जब आप नहाने के बाद कोई भी चीज़ लगाएंगे तो उसकी लास्टिंग ज़्यादा रहेगी बनिस्बत पसीना आने के बाद। और ये जैसे फ्रेगरेंस है तो हम लोग सबसे पहले गलती करते हैं कि हम इसको अतर को लेकर दो बड़ी गलतियां करते हैं। एक तो हम ऐसे करते तो हमारा अतर ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सही, यानी हीट जो है, हिद्दत जो है हाथों की, उससे इसकी खुशबू जो है वो मुतासिर होती है। अगर आप रगड़ेंगे तो अतर आपका ख़त्म हो जाएगा। अतर आपने लगाने के बाद जो हम दूसरा काम करते हैं वो हम अंडर आर्म्स में लगा देते हैं। ये गलत तरीका है। ये दो गलतियां हैं जो हम मुसलसल करते हैं। ये दो चीज़ें नहीं करनी। अतर को हाथ पे लिया, हल्के से आपने इसको स्लाइड करना है और ये वाली साइड पे आपने अच्छी तरह लगा लेना है। इसी तरह दोबारा लेना है और हल्का सा इसको स्वेप करना है। स्वेप करने के बाद अपनी फ्रंट वाली साइड पे आपने लगा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फैल जाए तो उसको आप तीसरी दफ़ा लेकर अपने इन साइड्स पे जो ये कमर की ये वाली साइड्स हैं यहाँ पर आप लगा लें तो इंशाल्लाह ताला खुशबू आपकी 12 से 13 घंटे आराम से आपको देगी और आपको भी आती रहेगी। और यही असल तरीका है खुशबू को लगाने का। और जहाँ जहाँ से गुजरेंगे आपकी राह के जो लोग होंगे वो आपकी खुशबू से आपकी राह जो है उसका अंदाज़ा लगा लेंगे आप किस तरफ गए हैं। और उस्मान साहब, आखिर में जो कोई पैगाम आप देना चाहें इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को, और ख़ास तौर पर वो लोग जो खुशबू को पसंद करते हैं और यकीनन एक सुन्नत भी है और हर शख्स चाहता है कि मैं वो फ्रेगनेंस लगाऊं जो बड़ी यूनिक हो और उसका जो असर है वो बड़ा एक समझ लें कि इनफरादी हैसियत रखता हो और वो किसी ने ऐसी ना लगाई हो, तो जो पैगाम हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहते हैं वो? अच्छा, मैं यहाँ पर एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि अक्सर आप लोगों ने आज देखा होगा आज के दौर में कि बहुत सारे ब्रांड्स जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, 15 से 10 साल पहले हमने उनको कभी भी नहीं देखा, लेकिन आज वो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं कि जितने लोगों को आप देखें कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल उसकी जो है ना वो रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो आप ही समझ लें कि ये खुशबू उस लेवल की नहीं है। आपने जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना है खुशबू का तो आप उनके फेसबुक पेज पर जाएं, वहाँ पर जो रिव्यूज़ वाला सेक्शन है वहाँ पर जाके या उनकी वीडियो और पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसको पढ़ें ताकि आपको पता चल सके कि वाकई में खुशबू के अंदर कितनी जान है। और अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें, थोड़ी मिकदार में ले लें, चाहे आप जो है वो छोटी सी टेस्ट ट्यूब आती है वो ले लें, लेकिन अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि लो क्वालिटी की खुशबू, सिंथेटिक अतर या परफ्यूम्स को इस्तेमाल करने का जो नुकसान है वो आपको अभी नहीं आता। जब आप 30+ होते हैं तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, आपको छींकों का मसला हो सकता है, आपको गले की एलर्जी हो सकती है, आपकी आँखें आपकी लाल रहना शुरू हो सकती हैं। ये जो इश्यूज़ है आपको बाद में रूनुमा होते हैं, लेकिन आपको उस वक्त लास्टिंग बहुत देंगे। अच्छी यानी जो लो क्वालिटी की खुशबू होती है वो उसका फैलाव बहुत होता है, और जितनी अच्छी क्वालिटी की खुशबू होती है उनका फैलाव कम होता है, लेकिन खुशबू असल उनकी होती है वो अच्छी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, उस्मान बेग साहब की अपनी कौन सी फ्रेगरेंस है जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप समझते हैं कि यानी ये मुझे सारी खुशबुओं में से मुझे बहुत पसंद है? अगर टू बी ऑनेस्ट में बताऊँ तो ये मुग़ल और प्रीमियम ऊद तो मैंने आपको फैमिली के एतबार से बताई, लेकिन जो ऊद है, खस है, इनके बगैर मैं रह नहीं सकता। सर्दियों के अंदर मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। ये गर्मियों में क्यों नहीं? इसकी तासीर गर्म है क्या? इसकी तासीर भी गर्म है और इसको जो मौसम चाहिए होता है वो ठंडा मौसम चाहिए होता है। तो वो ये तो ठंडे मौसम की खुशबुएं होगी ना, जो आपने खस की बताई और मुग़ल बताई। तो गर्मियों की कौन सी खुशबू है जो ख़ास तौर पर जिसके असरात जो है वो ठंडक पैदा करते हैं या कूलिंग इफेक्ट जो देती है? हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, जो खस है जिसके बारे में हमने तफसीली डिस्कस किया, ये खस जो है गर्मियों की ऑर्गेनिक अतर है, ठीक है। और उसके अलावा जो मुखल्लत फ्रेगरेंसेस हैं, जो हर बंदा चूँकि ऑर्गेनिक खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो तेज़ होती हैं, तो आम रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए जो खुशबू हैं वो फ्रेंच बेस सिट्रसी फ्रेगरेंसेस, लेमनिश फ्रेगरेंसेस और उसके अलावा जो मुखल्लत लाइट इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आम रूटीन के अंदर गर्मियों के अंदर।
गर्मी यानी और सर्दियों की कौन कौन सी खुशबू जो है वो ख़ास है? जी, सर्दियों के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर अगर देखें तो जैसे मैंने बताया कि उदय हिंदी है, कंबोडी है और उसके अलावा गुलाब है। गुलाब सर्दी और गर्मी दोनों में इस्तेमाल होता है। अंबर सर्दी और गर्मी दोनों में इस्तेमाल होता है। मुश्क भी गर्मी और सर्दी दोनों में इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ फ्रेगरेंसेस हैं जो सिग्नेचर आम रूटीन में इस्तेमाल करने वाली हैं, तो वो मैं चूँकि मुझे अपने ब्रांड के नाम का पता है, उसमें एक मुग़ल है, एक अतर वेडिंग है, नाइट रश है और इस तरह की फ्रेगरेंसेस जो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी हो, लेवेंडर बेस है, ये सारी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करनी चाहिए। उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपके आने से जो है हमारे बज़्म को चार चांद लगे। खुशबुओं से महकता ये हमारा स्टूडियो, यकीनन आपकी खुशबुओं की जो क्वालिटी है और उसकी जो वैरायटी है उसका मुंह बोलता सबूत है। और ये जो एक सिलसिला है, एक तो सुन्नत भी है, इससे सबसे अच्छी चीज़ दूसरों को जो एक खुशगवार एहसास होता है, अगर आप नमाज में हों या आप वर्क प्लेस पर हों, यकीनन हर शख्स को चाहिए कि खुशबू का इस्तेमाल वो लाजिम अपने ऊपर करे, जिससे आपको कम अज़ कम और कुछ ना सही, कम अज़ कम दूसरों को एक अच्छा खुशगवार एक तासुर ज़रूर अपना दे सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बज़्म इफ्तिखार में आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।